हेलो गाइस, हमने पिछले लेक्चर में सीरीज के कॉम्बिनेशन का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आता है ये देखा था हमने। आज हम वैसे ही पैरेलल का देखने वाले हैं। आज हम पूरा रिवीजन नहीं करने वाले, स्टार्टिंग से करंट का डेफिनेशन क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का क्या, वो सब चीजें नहीं देखने वाले हैं। हम आज सिर्फ सीरीज और पैरेलल का देखते हैं वापस से। तो देखिए सर, सीरीज का हमने डेफिनेशन देखा था, जब रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, मतलब संथली जो हम खेलते थे वो वाला। और पैरेलल में क्या था, बिटवीन 2 पॉइंट्स। मतलब ये देखिए, ये वाला कौन सा हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सीरीज का, और वैसे ये नीचे वाला ये हो गया मेरा क्या, पैरेलल का। फिर इसके बाद क्या सर बेटा, फिर ये याद है आपको हमने क्या देखा था, सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है हर रेजिस्टर के थ्रू, करंट। और क्या डिफरेंट रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो मेरे रेजिस्टर्स है, मान लो 3 रेजिस्टर लगे तो एक के अक्रॉस V1, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3 है, तो पूरा के अक्रॉस आएगा V, तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ऑल रेजिस्टर्स इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडिविजुअल रेजिस्टर्स रहेगा, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और वही चीज अगर पैरेलल में देखो तो यहाँ पे करंट वेरी करता था, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट जा रहा है उसका सम करूंगा तो पूरे करंट का वैल्यू आ जाएगा, मतलब I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज इक्वल। ये चीजें याद है आपको। फिर हमने सीरीज का डेरिवेशन किया था, याद आ रहा है, डायग्राम अपन ने कल ही देखा था। फिर हमने क्या होता, मान लेते हैं अभी जो करंट पूरे के पूरे सर्किट में जा रहा है वो आए जा रहे हैं, क्योंकि सीरीज है तो R1 R2 R3 तीसरों के अक्रॉस भी आए ही जाने वाला है। ये मान लेते हैं कि जो R1 है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, R2 के अक्रॉस V2 है, R3 के अक्रॉस V3 है, और पूरे सर्किट में V है। तो हमें ये पता था V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर हमने तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस ओम्स लगाया था, तो हमारा क्या था, V1 इक्वल टू IR1, V2 इक्वल टू IR2, V3 इक्वल टू IR3। ये सब हो गया था। फिर पूरे इसका हमने रेजिस्टेंस इफेक्टिवली कुछ R सीरीज मान लिया था या RS मान लिया था। फिर हमने पूरे के पूरे सर्किट में हमने लगाया था क्या, ओम्स लॉ। तो V पूरा जो था V था, V इज इक्वल टू I R सीरीज। अब ये चारों इक्वेशन जो आखिरी की बोली है वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 में हमने सब्स्टिट्यूट की थी। तो देख लीजिए क्या आया था, I R सीरीज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I वहां से कॉमन निकाला था तो I काट गया था मेरा, तो R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था। ऐसे कितने भी आगे के लिए हो सकते हैं, हमने 3 के लिए डिराइव किया था। फिर हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया था, क्या था, 2, 3 और 5 था, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया तो 10 आया था। तो इफेक्टिवली रेजिस्टेंस हमारा बढ़ गया था। और हमने देखा था कि अगर n रेजिस्टर्स लगाए, यानी n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, वो सब इक्वल है, सबका रेजिस्टेंस R है, तो मेरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, n इंटू R। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर मैंने 15 रेजिस्टर्स लगाए, हर एक रेजिस्टर की वैल्यू रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो इफेक्टिवली सीरीज में कितना हो जाएगा, 150 ओम, 15 इंटू 10। सिंपल डिम्पल था। चलिए आज हम देखने वाले ऐसी ही चीज़ है पूरी की पूरी पैरेलल की। तो पहले डायग्राम बना ले बेटा, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। तो पहले हम डायग्राम बना देते हैं बेटा। आपके एनसीईआरटी में ना उसने पूरा डायग्राम बनाया नहीं है, बट आई वुड ऑलवेज सजेस्ट आप पूरा का पूरा डायग्राम बना लीजिए। कुछ भी नहीं, सिंपल सा तो है डायग्राम बेटा अपना। देखो मैंने 3 रजिस्टर रखा है, R1 R2 R3। इसमें से करंट जा रहे थे सब में से, ये मान लीजिए I1 था, I2 था, I3 था, ये एमीटर था, ये दूसरा एमीटर था, ये तीसरा एमीटर था। एक ओवरऑल करंट मेजर करने के लिए एक एमीटर लगाया था, इसका मैंने करंट पूरा का पूरा I मान दिया है। सब इंग्लिश में लिखने वाला हूँ मैं। ये मैंने बैटरी कनेक्ट की है बेटा। ये यहाँ पर चाहूँ तो एक स्विच लगा लेता हूँ हमेशा की तरह मैं, ये स्विच लगा लिया अपन लोगों ने। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैंने एक वोल्ट मीटर भी लगा लिया है। अब क्या है, अब वही चीज़ें इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी कि मान लेते हैं करंट पूरे के पूरे सर्किट में I है, R1 के अक्रॉस I1 है, R2 के अक्रॉस R2 है, R3 के अक्रॉस R3 है। तो ये चीज़ें मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो उसके पहले ये प्लस माइनस लिख लेता हूँ। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये करंट ऐसा है, ठीक है सर। अब चलिए वो इंग्लिश में जो हमें लिखना पड़ता है चीज़ें वो पूरी पूरी लिख लेते हैं। लेट करंट इन द सर्किट बी I, let current in the resistor R1 be I1, let current in resistor R2 be I2, let current in resistor R3 be I3। क्योंकि ये पैरेलल में तो उसी कारण से I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया मैंने। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस,
बेटा पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी मत लिखिएगा, मैं तो भी सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट बी वी। यहाँ पे कोई इशू नहीं। अब बेटा अपन क्या करने वाले हैं, ओम्स लॉ लगाने वाले हैं। अपन ओम्स लॉ एक एक इसके अक्रॉस करते हैं, क्या कहते थे, रेजिस्टर के अक्रॉस। ठीक है, देखिए अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस R1। ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। R1 के अक्रॉस कितना है पोटेंशियल डिफरेंस V, करंट कितना है I1 और रेजिस्टेंस कितना है R1। ठीक है, अब वैसे मैंने ओम्स लॉ अक्रॉस R2 लगाया तो V इज इक्वल टू I2 R2। R3 के अक्रॉस लगाया तो V इज इक्वल टू I3 R3। पूरे सर्किट में लगाया, अप्लाइंग ओम्स लॉ अक्रॉस द सर्किट, तो देखा V इज इक्वल टू I, पूरे के रेजिस्टेंस से कुछ R पैरेलल मान लेता हूं मैं, I R पैरेलल। अब बेटा देखो, याद है अपन ने इसको इक्वेशन नंबर 2 3 4 5 पिछले वाले सीरीज वाले में लिखी थी, फिर सबको सब्स्टिट्यूट किया था 1 में, बट सर यहाँ पे तो हो ही नहीं रही है, यहाँ पे 1 तो I का है। अब कैसे, कोई बात नहीं बेटा, जो पांचों इक्वेशंस है इसको I के टर्म्स में लिख लो। सर मतलब क्या, मतलब ये देखिए अभी रेड से लिख रहा हूँ मैं, इम्प्लाइज V by R1 इक्वल्स टू I1, V by R2 इक्वल्स टू I2, V by R3 इक्वल्स टू I3, और ये हो जाएगा V by RP इक्वल्स टू I। समझाए क्या हुआ है। अब इन सब इक्वेशंस को 2 3 4 5 कुछ भी मान करो, ये हो गया 2 3 4 5। मैं सिर्फ अलग अलग कलर से इसलिए माना है कि आपको एक बार समझ में आ जाए क्या चल रहा है। देखो पिछले वाले में हमको ऐसा ट्रांसपोजिशन करना नहीं पड़ता, क्यों, हमें V के टर्म्स में रिलेशन था, इस बार I के टर्म्स से था, इसलिए I की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब वही सब्स्टिट्यूट 2 3 4 5 इन 1, तो सर क्या हो जाएगा मेरा, पहले I था तो वो जाएगा V बाय R, P यानी R पैरेलल है, इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब V ऊपर से कॉमन निकल रहा है मेरा RHS में से, तो मैंने वो कॉमन निकाल दिया, तो ये हो गया 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, ये V और ये V मेरा गया कट। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा, इम्प्लाइज 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ये मेरा किसका हो गया बेटा, ये हो गया मेरा पैरेलल का। अब बेटा ये फॉर्मूला समझो क्या है। बेटा ये फॉर्मूला का मतलब ये है कि ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होने वाला है उसका रेसिप्रोकल, मतलब ये इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच रेजिस्टर। सर नहीं समझा, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कोई भी 3 रैंडम रेजिस्टेंस ले लेते हैं अपन लोग, क्या ले, 2 4 6 ले ले। तो मान लो आपका ऐसा है, ये 2 4 6 इसमें कनेक्टेड है आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हमारा, 1 बाय R पैरेलल इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 है। तो इम्प्लाइज 1 बाय R पैरेलल कितना हो गया, 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 6 से एलसीएम कितना हो रहा है, एलसीएम हो रहा है 12 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 2 अपॉन 12, से हो गया 11 बाय 12। आ गया आंसर। नहीं, ये गलती मत करो बेटा, ये 1 बाय RP इक्वल्स टू 11 बाय 12 आया है, हमें तो RP चाहिए, तो 1 बाय RP को रेसिप्रोकेट किया तो 11 बाय 12 को भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 12 बाय 11 ओम्स अप्रोक्सीमेटली। चलो एक बार वैल्यू निकाल देते हैं, 12 11 1 जा 11 1 0 0, फिर एक और 0 आया 9, अप्रोक्सीमेटली 1.09 जितना हो रहा है। ये निकालने की जरूरत नहीं थी, बस बताने के लिए कुछ मैंने बताया आपको। देखो आपका क्या कहते हैं, 2 4 6 थे, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 1.09 यानी अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, तो कुछ छोटे से भी छोटा आया। इसका मतलब क्या, ओवरऑल रेजिस्टेंस उसने कम कर दिया। सीरीज में याद है ओवरऑल रेजिस्टेंस उसने बढ़ा दिया था, पैरेलल में क्या हुआ है, उसने ओवरऑल रेजिस्टेंस ही कम कर दिया है। समझा कुछ, सीरीज में बढ़ा देता था ओवरऑल रेजिस्टेंस, पैरेलल में कम कर देता था। चलो ठीक है सर, एक ये पॉइंट तो हमें समझ में आ गया। दूसरा एक और चीज याद है, अपन ने देखा था उसमें कि कुछ 10 अपन ने 5 ओम के लगा दिए तो इफेक्टिवली 50 होता था। इसमें कुछ ऐसे ही करते हैं, मान लो अपन ने 5 रेजिस्टर्स ईच ऑफ 10 ओम्स,
पैरेलल में लगाते हैं। तो देखो बेसिकली ऐसा कुछ 1 2 3 4 5, ये 5 की 5 कितने कितने के 10 10 10 10 10 10 ओम्स के है बेटा। इसका इफेक्टिव निकालने वाले अपन लोग, ठीक है ना। देखो ये 1/RP विल बी इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10। तो बेसिकली 1/RP कितना हो रहा है 5 टाइम्स 1/10। तो 1/RP देखो 1/2 हो गया, तो इम्प्लाइज RP की वैल्यू कितनी हो गई है 2 ओम से हो गई है। देखो अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे ना तो आपका पैरेलल होने वाला है जितना का रेजिस्टेंस है वो अपॉन नंबर ऑफ रेजिस्टर्स। यानी कि देखो रेजिस्टेंस कितना था मेरा, ईच का 10 था, कितने थे पास 5 थे, तो अप्रोक्सीमेट इफेक्टिवली 2 आ गया। वैसे ही अगर मान लो मेरे होते ये कुछ 10 रेजिस्टर्स ईच ऑफ मे बी 50 नहीं काम करते, रुक जाइए, ईच ऑफ 1000 ओम्स, तब मेरा आंसर क्या आता समझिए, तब मेरा आता आर पैरेलल कहते रेजिस्टेंस कितना है ईच का सर 1000 है, कितने नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है 10 है, तो आंसर आ जाता 100। ये मेरा इफेक्टिव आया होता, समझा। तो ये जो फॉर्मूला है कि अगर इक्वल वैल्यू के रेजिस्टर्स मैंने पैरेलल में लगाए हैं, कितने सर n, और वैल्यू कितनी है सबकी r, तो इफेक्टिव हो जाएगा r/n। ये चीज आप याद रखोगे ना बेटा, इजी पड़ जाता है कई बार। जैसे मान लो 4 और 4 का मैंने पैरेलल में लगाया तो इफेक्टिवली कितना आएगा 4/2 यानी 2 आ जाएगा। मैंने 10 और 10 के दोनों का पैरेलल लगाया, आपको सॉल्व जल्द फट से बोलोगे 5 आएगा। 6 और 6 का पैरेलल लगाया तो 3 आ जाएगा। सर 6 के मैंने 3 लगा दिया तो 6/3 2 आ जाएगा। सर मैंने 100 के 100 लगा दिया तो 1 आ जाएगा। समझ रहा है क्या? देखो ये ओरली फास्ट करने के लिए बहुत काम में आ जाता है आप लोगों को। फाइन क्लियर? चलिए तो एक बार फट से इसका डेरिवेशन वापस से देखते हैं। तो पैरेलल का देख रहे हैं, पैरेलल का हमें एक चीज पता था, करंट का सम इंडिविजुअल रेजिस्टर्स के अक्रॉस इज इक्वल टू टोटल करंट, और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो ये देखते हुए मैंने करंट को टोटल ओवरऑल आई मान लिया, एक एक रेजिस्टर के अक्रॉस I1 I2 I3 माना, पोटेंशियल डिफरेंस V मान लिया मैंने, फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो R पैरेलल बनेगा उसको RP मान लिया मैंने, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 माना। फिर मैंने एक एक के अक्रॉस ओम्स लगाया, तो V इज इक्वल टू I RP, ये ओवरऑल का हो गया मेरा, मान लीजिए R1 के अक्रॉस लगाया तो V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू I3 R3, ये R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली के अक्रॉस हुआ। सबसे मैंने फिर I की वैल्यू निकाला, क्यों सर मुझे ये यहाँ पे ट्रांसपोज करना है ना, इसलिए मेरे को सबके I की वैल्यू निकालनी पड़ी। I की वैल्यू देखिए यहाँ पे निकाला, ये लाल पेन से जो निकाली है मैंने, ये पूरी मेहनत करके ये मैंने निकाल दिया एक बार। फिर क्या किया, उसकी वैल्यू मैंने डाल दिया, V कॉमन निकाल दिया, काट दिया, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। उससे ज़्यादा होता तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला चलता, तो मुझे इफेक्टिवली दिखा कि रेजिस्टेंस मेरा कम हो जाता है। ये ठीक है, यहाँ तक है सब कुछ लाइफ में चलता। अब चलो, अब हम लोग इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज वगैरह पढ़ने वाले। अपन मेजरली क्या पढ़ने वाले पहले मैं आपको बता देता हूँ। अपन पढ़ने वाले हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, अपन ये पढ़ने वाले। जो डिसएडवांटेज सीरीज में होगा ना वो पैरेलल में आपका एडवांटेज अपने आप बन जाएगा, ठीक है। और मैं एक एक को आपको समझाऊंगा, आपको याद सब कुछ पूरा का पूरा रखना है, मैं आपको एक एक को समझाऊंगा। पहले तो देखो अपन सबसे पहले यहाँ पे आते हैं। बेटा देखो आप एक चीज़ अगर नोटिस कर रहे होगे, ये पैरेलल कनेक्शन, चलो पहले सीरीज देख रहे छोड़ो, ये सीरीज कनेक्शन है, इसमें सबके अक्रॉस सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, जबकि पैरेलल में अलग अलग के अक्रॉस अलग अलग अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। अब आप एक चीज़ इमेजिन करो, मान लो मैंने एक छोटी सी ट्यूबलाइट और एक बड़े सा हीटर को सीरीज में लगा दिया। अब पहले मुझे बताओ किसको करंट ज़्यादा लगने वाला है, ट्यूबलाइट को या हीटर को? तो ऑब्वियसली सर हीटर को ज़्यादा करंट लगने वाला है, सब बड़ा डिवाइस है, समझ में आ रहा है ना आपको। बट ट्यूबलाइट को कम लगने वाला है। इन दोनों को सीरीज में लगाया, यानी कुछ ऐसा चल रहा है मेरी लाइफ अभी तक के, कि मान लीजिए ये मेरी ट्यूबलाइट है, ये सीरीज में ये मेरा हीटर है, ये कुछ कीवी होगा वो छोड़ो, ये मेन पावर सप्लाई है मेरा यहाँ पे। अब बेटा वो जो करंट भेजेगा, करंट मान लो तो ट्यूबलाइट के हिसाब से भेजा होता, यहाँ पे ट्यूबलाइट के हिसाब से करंट आया, ट्यूबलाइट खुश हो गया, बट हीटर बोलेगा कि मजाक शुरू हो गया मेरे साथ, साला मेरे को इतना करंट चाहिए, तुमने इतना सा भेजा है, तो ये वर्क नहीं कर पाएगा तब। चलो ठीक है, मेन सप्लाई बोला चल छोड़, बुरा मत मान, मैं हीटर के हिसाब से भेजता हूँ, हीटर मस्त धमाधम खुश, ट्यूबलाइट तो फूट जाएगा, अरे भाई इतना करंट आ गया,
ट्यूबलाइट के बम्बू लग जाएंगे, तो ट्यूबलाइट खुश नहीं बचेगा। मतलब सीरीज में क्या हो रहा है, जितना इंडिविजुअल को रिक्वायरमेंट है उतना करंट दोनों को साइमल्टेनियसली मिल नहीं पा रहा है। अब यही देखो पैरेलल कनेक्शन। अब यही चीज़ मैंने यहाँ पे ट्यूबलाइट लगाई हुई है, मान लो यहाँ पे मैंने अपना हीटर लगाया हुआ है, ठीक है, ये वही अपना मेन सप्लाई, ये कीवी बना लिया मैंने। अब देखो यहाँ से पूरा का पूरा करंट आया मेरा, ट्यूबलाइट को जितना चाहिए था वो यहाँ चले गया, हीटर को जितना चाहिए था वो यहाँ चले गया। मान लो ट्यूबलाइट को 1 एम्पियर लगता है, मैं रैंडम चीज़ें बात करूँ, और हीटर को मे बी 19 एम्पियर्स लगता है, तो यहाँ से भेजेगा ही वो 20 एम्पियर्स की भाई अपना अपना बांट लेना, यहाँ पे इसको 1 दे देना, यहाँ पे 19 दे देना। हीटर भी खुश, ट्यूबलाइट भी खुश। तो देखो सीरीज में इशू हो गया था, पैरेलल में दोनों खुश हो गए। तो एग्जैक्टली ये बन गया मेरा पहला पॉइंट। सर क्या है पहला पॉइंट, देखिए आपके नोट्स में सब चीज़ें लिखी हुई है। पहला पॉइंट डिसएडवांटेज है कि आई हमारा सीरीज में होता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट होने के कारण वी कैन नॉट ज्वाइन बल्ब एंड हीटर, बल्ब एंड हीटर बोलो या फिर कोई भी दो डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट, बल्ब एंड हीटर टुगेदर इन सीरीज as their current requirement is different। क्या हो गया पहला पॉइंट बेटा हमारा, कि हम लोग सीरीज में दो डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट वाले डिवाइसेस को या इक्विपमेंट्स को ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों, उनका करंट रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सीरीज में कांस्टेंट करंट जाता है तो एक ना एक की बम्बू तो लगने ही वाली है। बट इसी का एडवांटेज पैरेलल में जाता है, सिंस आई डिफरेंट फॉर ईच डिवाइस implies we can join इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस ऑफ डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट इन पैरेलल। समझा, सीरीज में ज़्यादा अपन लोग अलग अलग जो वेरिंग करंट रिक्वायरमेंट वाले डिवाइसेस है उनको सीरीज में ज्वाइन नहीं कर सकते। क्यों, एक ना एक को तो इशू आएगी, पैरेलल में कर सकते हैं। ऐसा क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट जाता है, पैरेलल में करंट अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आता है। चलो ठीक है सर, ये पहला तो हमें समझ गए। तो और कितने टोटल मिला के 5, अपन और 4 देखने, सिंपल है बेटा, कोई टेंशन मत लीजिएगा। अब बेटा देखो आपको याद है अपन लोग कई बार बोलते हैं आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसमें याद है ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया था और वही 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसा कुछ चला था। तो इसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस घट गया था। तो देखो अगर आपके सर्किट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा उतने करंट के लिए, तो इशू आएगा। मतलब आप सर्किट का रेजिस्टेंस को बेवजह हायर कर रहे हो, और यही अगर मैं पैरेलल मिलाऊंगा तो मैं रेजिस्टेंस को ओवरऑल कम कर रहा हूँ। तो कौन सा बेनिफिट है, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। बेटा रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज था, रोकता था, अब पैरेलल में कम रोक रहा तो कम इशू आएगा। बढ़िया सर, तो यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट ऑफ, चलते हैं नहीं डिसएडवांटेज और एडवांटेज का, ये हो गया है कि सर आर सीरीज इज ग्रेटर देन R1 भी, R2 भी, R3 भी। मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टर से आर सीरीज यानी जो इफेक्टिव होता है बढ़ जाता है, जबकि इसमें आर पैरेलल इंडिविजुअल रेजिस्टर से भी कम होता है, R2 से भी कम, R3 से भी कम। समझा ये हो गया मेरा सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चलिए अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है बेटा, मान लो मेरे कुछ 3 डिवाइसेस लगे हुए हैं सीरीज में, ठीक है, ये बल्ब ये स्विच छोड़ो अभी का। अब कोई कारणवश मेरा ये वाला डिवाइस खराब हो गया, यानी इसमें से करंट ही नहीं जा रहा है। तो अब प्रॉब्लम क्या हो गया, जो करंट पहले जा रहा था अब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट जा नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक डिवाइस सीरीज में फेल हुआ तो पूरा सर्किट फेल हो जाएगा। चलो पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल में क्या होगा। पैरेलल में देखते चलिए, ये मान लो डिवाइस 1 है मेरा, ये डिवाइस 2 है, ये डिवाइस 3 है। पहले तो जब सब कुछ बढ़िया था लाइफ में तब तो कोई इशू नहीं आ रहा था सर। इशू तब आया था जब एक डिवाइस फेल हुआ। अब मान लो ये डिवाइस फेल हो गया, सर्किट टूट गया क्या पूरा? नहीं बेटा, देखो ना करंट क्या जाने का अभी भी देखो, एक ये डायरेक्शन है पूरा का पूरा और दूसरा ये वाला भी तो है। सर्किट फेल नहीं हुआ, ये डिवाइस भी चल रहा है अभी भी और ये वाला डिवाइस भी चल रहा है। मतलब अगर एक डिवाइस फेल भी हो गया पैरेलल में तो बचे हुए पूरे के पूरे हमारे चलना शुरू रहते हैं। तो क्या हुआ, सीरीज में 1 डिवाइस फेल्स, द सर्किट फेल्स,
पैरेलल में इवन इफ वन डिवाइस पे द सर्किट स्टिल कंटिन्यूज टू ऑपरेट या वर्क। तो ठीक है सर, तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी मिल गया हमें। क्या था सर? सीरीज में इफ वन डिवाइस फेल्स सर्किट फेल्स, और इसमें क्या था? इफ इवन इफ वन डिवाइस फेल्स, इवन इफ वन डिवाइस फेल्स सर्किट कंटिन्यूज टू वर्क। बेटा ये सब चीज़ आपके नोट्स में दी हुई, आप टेंशन मत लीजिए। क्या क्या देख चुके हैं अभी तक? हम बेसिक चीज़ें देख चुके हैं सर। क्या पहला पॉइंट देखा सर? सर हम लोग सीरीज में डिफरेंट करंट रिक्वायरमेंट वालों को ज्वाइन नहीं कर पाते थे, पैरेलल में कर सकते थे। सर क्यों सीरीज में क्यों नहीं कर सकते थे? कांस्टेंट करंट जा रहा था, सबको इक्वल करंट मिला था, पैरेलल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिला था। सेकंड अपने क्या देखा? ओवरऑल रेजिस्टेंस सीरीज में बढ़ जाता है बट पैरेलल में ओवरऑल रेजिस्टेंस घट जाता है। थर्ड पॉइंट क्या देखा? सीरीज में इवन इफ वन डिवाइस फेल द सर्किट फेल्स, पैरेलल में एक डिवाइस फेल भी होता है तो पूरा का पूरा सर्किट तब भी चलते रहता है। अब फोर्थ वाला देखते हैं। ये देखिए, अब फोर्थ क्या है बेटा? मान लो मेरे वही 3 डिवाइस लगे हुए हैं, कुछ भी तीनों डिवाइस का कुछ रैंडम नाम दे रहा हूँ मैं, नियरली इक्वल करंट रिक्वायरमेंट मान के चल रहा हूँ मैं, ऐसे ही मान लिया मैंने। फॉर एग्जांपल मान लो ये एसी है, ये मे बी मेरा फ्रिज है, और ये मे बी मेरा हीटर लगा हुआ है, तीनों सीरीज में लगे हुए। ठीक है, मेरा यहाँ पे लगा हुआ है कुछ स्विच। अब देखो जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया सबको करंट मिलना शुरू हो गया, मतलब तीनों के तीनों ऑन हो गए। और जैसे ही मैंने स्विच ऑफ किया तीनों का करंट उड़ गया, मतलब या तो तीनों साथ में शुरू हो रहे या तो तीनों साथ में बंद हो रहे। देखो अगर मेरा स्विच इन दोनों के बीच में भी होता ना बेटा, ये देखिए, कोई बच्चा सोचेगा नहीं ना सर आप स्विच एक काम करो यहाँ बना लो, तो देखो बेटा यहाँ पे भी स्विच ऑन है तो पूरे सर्किट में सब करंट जा रहा है ना बेटा, और अगर वही स्विच ऑफ है तो पूरा का पूरा सर्किट बंद हो गया, मतलब अपन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को इंडिविजुअल स्विच नहीं दे पा रहे। अब यही चीज़ हम लोग पैरेलल में देखते हैं कि पैरेलल में क्या होता है। अब देखो ये मेरा डिवाइस 1 है, ये मेरा मे बी डिवाइस 2 है, ये मे बी मेरा डिवाइस 3 है। देखो अगर आप बोलोगे सर मैं यहां पे दे देता हूं स्विच, तो देखो वापस से वही वाला सिचुएशन हो जाएगा कि जाएगा तो तीनों में से जाएगा तो किसी में से भी नहीं जाएगा। बट अगर मैं स्मार्टली सबके पहले स्विच देना शुरू कर दूं, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो देखो मान लो बस ये 2 ऑन है तो करंट एक ये ऐसा वाला जा रहा है पूरा का पूरा, और दूसरा करंट ऐसा वाला जा रहा है, तीसरे वाले में से जा ही नहीं रहा है। जैसे ही मैं तीसरा वाला ऑन करता हूं और मान लो ये 2 ये ऑफ कर देता हूं, तो अब करंट इसमें से भी जा रहा है मेरा और करंट इसमें से भी जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट में सॉरी इंडिविजुअल कंपोनेंट को मैं स्विच दे पा रहा हूं। वैसे देखो अगर मैं यहां पे भी स्विच देता हूं ना तो क्या हो जाता है, इसको अगर मैंने ऑन किया है तो मैं स्विच सर्किट के इसमें करंट पहुंचा सकता हूं, इसको अगर ऑफ किया है तो कहीं जाएगा ही नहीं। बेटा ये अपने घरों में कई बार होता है, अपने घर का मेन सप्लाई होता है ना, अपन मेन सप्लाई बंद करते हैं, मतलब महीने भर की छुट्टी पे जा रहे हैं, अपने मेन सप्लाई ऑफ करके जाते हैं ना कि घर में करंट ही ना जाए, साला गलती से आग लग जाए या बेवजह बिजली का बिल आए, तो ये वो मेन सप्लाई वाला हो जाता है। समझा आपको क्या हुआ है? तो चलिए हमने क्या देखा इस वाले इसमें पॉइंट में कि सर हम लोग सीरीज में इंडिविजुअल डिवाइस को स्विच नहीं दे पा रहे थे, जबकि पैरेलल में इंडिविजुअल डिवाइस को हम लोग स्विच दे पा रहे हैं। स्विच cannot be given to individual device बोलो या equipment बोलो, यहाँ पे switch can be provided बोलो या given बोलो, provided to individual device। यहाँ तक है ठीक है। अब बेटा 5वां पॉइंट देखिए मेरे, देखिए अब सीरीज में जब रहता था, सीरीज में आपको ये याद है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था। तो फॉर एग्जाम्पल ये समझिए, हाँ तो सही ये पूरे का V था, ये V1 था, इसको V2 गया था, इसको V3 गया था। तो मेरा एप्लीकेशंस जो तीनों लगे हुए उसको जो मेन पावर से पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ताकत आ रही है करंट फेंकने की आगे, वो यहाँ पे बढ़ जा रही है बेटा।
इन सीरीज में क्या हो रहा है, मेरा मेन सप्लाई 220 वोल्ट का होता है इंडिया में, आपको बताया था मैंने, 220 वोल्ट की ताकत से करंट को आगे फेंक सकता था मैं, बट साला सीरीज में लगाए तो V1 V2 V3 तीनों में बढ़ गई, तो वो ताकत कम हो गई बेटा मेरी आगे भेजने की करंट को, समझा। मतलब क्या हो गया बेसिकली कि मेरे अप्लायंसेस डोंट गेट द पोटेंशियल डिफरेंस एज द पावर ऑफ सप्लाई। मतलब पावर ऑफ सप्लाई 220 था, बट इंडिविजुअल मान लो एक का 100 है, एक का 50 है, एक का 70 है, तो बेवजह बढ़ गया, जबकि पैरेलल में कांस्टेंट था। अगर मेन सप्लाई 220 का है तो हर एक डिवाइस को 220 220 220 का मिल रहा था, तो परफेक्ट। ये पांचवा पॉइंट आपको बहुत अच्छे समझेगा नहीं वाला पॉइंट अभी के लिए, पर ठीक है आप अभी के लिए लिख लीजिए समझ लीजिए कि जो भी मेरे अप्लायंसेस रहते हैं सीरीज में, दे डोंट गेट सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज पावर सप्लाई। मतलब जो पावर सप्लाई से जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उतना पूरा एग्जैक्ट मैंने मिल नहीं पा रहा है, जबकि यहाँ पे ईच अप्लायंस या एप्लीकेशन जो भी अप्लायंस गेट्स सेम पोटेंशियल डिफरेंस एज पावर सप्लाई। समझाए क्या हुआ है। तो चलो 5 हमने डिसएडवांटेजेस देखे सीरीज के, और वही 5 एडवांटेजेस हो गए थे हमारे पैरेलल के। पहला क्या था सर, सीरीज में हम लोगों का इंडिविजुअल अप्लायंस को उसका रिक्वायर्ड करंट मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि पैरेलल में जितना रिक्वायर्ड है उतना मिल जाता है। सर सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। सर सीरीज में अगर एक सर्किट ब्रेक हुआ, एक अप्लायंस फेल हुआ तो पूरा सर्किट फेल हो जाता है, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। सर सीरीज में हम लोग इंडिविजुअल की हर एक अप्लायंस को प्रोवाइड नहीं कर सकते, पैरेलल में हम प्रोवाइड कर सकते हैं। सर सीरीज में अप्लायंसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस का जो है सोर्स का, मेन सप्लाई का जो सोर्स है हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का, उतना नहीं मिलता है, पैरेलल में मिल जाता है। तो बेटा अगर आप 5 सीरीज के भी याद रखोगे अपने 5 पैरेलल के याद हो जाएंगे, इसलिए मैंने ऐसे डिफरेंस फॉर्म से आपको सिखाया। अगर मैं चाहता तो कल आपको डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सिखा दिया था, फिर आज एडवांटेज ऑफ पैरेलल सिखाता, पर मजा नहीं आता था। समझा ये चीज। तो गाइस अब आपको क्या करना है, प्लीज एक बार सीरीज का भी एक बार कर दीजिएगा, पैरेलल को 2 बार आप डेरिवेशन कर लीजिएगा, और ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से आप रख लीजिए। नेक्स्ट टेस्ट में अपन लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, अब बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो प्लीज गाइस यहाँ तक एक आप बिल्कुल पक्का कर लीजिए अपनी थ्योरी भी और बच्चे फॉर्मूला भी, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस।